लगता है ऋषभ पंत ने मेरा वीडियो देख लिया कि एक बंदा रोज कहता है कि अब्दुल समद को ऊपर भेजो, अब्दुल समद को ऊपर भेजो। आज इतना ही ऊपर भेज दिया कि पूरा मैच डुबा के रख दिया। मेरा ये कहना था कि अब्दुल समद को डेविड मिलर के ऊपर भेजो, कि अगर 16-17 ओवर हो गया फिर आप अब्दुल समद को प्रमोट कर सकते हो डेविड मिलर के ऊपर, क्योंकि डेविड मिलर को 9-10 बॉल लग जाते हैं ठीक से मारने के लिए, जो शायद टाइम अब्दुल समद को नहीं लगता है। वो बहुत अच्छे फॉर्म में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12th ओवर में अब्दुल समद को भेज दो। मतलब ऋषभ पंत ऑलमोस्ट आज थोड़ा बहुत एमएस धोनी का फ्लेवर लेकर आया था मैच पे। मतलब उससे हो सका था तो शायद शार्दुल ठाकुर को ऊपर भेज देता, और क्यों बैटिंग करना आया मुझे समझ भी नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए था। इन्होंने मजबूरी में समाद को ऊपर भेजा, हालांकि डेविड मिलर को भेज सकता था, लेकिन समाद को ऊपर मजबूरी में भेजा है। मैं बोलता हूं क्यों। एक, उनको आयुष बदुनी को खिलाना नहीं था, है ना। पिछले 2 मैच पे आपने देखा होगा कि एलएसजी पहले बैटिंग कर रहा है, फिर भी आयुष बदुनी प्लेइंग 12 का पार्ट नहीं था, वो इंपैक्ट का पार्ट था, प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये लोग चाहते थे कि अगर हमारा बैटिंग अच्छा कर लेगा, टॉप 3 अच्छा कर लेगा, फिर हम मैनेज कर लेंगे, हम सेकंड इनिंग्स पे एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेकर आएंगे, शायद वो मयंक क्या था वो बॉलर हो सकता था। ठीक है, इसलिए आयुष बदुनी को बाहर रखा है पिछले दोनों मैच पे। ठीक है, तो जब ऋषभ पंत ने देखा कि विकेट गिर गया, ठीक है अब्दुल समद जगह मैनेज कर लेगा, तो मजबूरी में अब्दुल समद को लाना पड़ा। और ऊपर से ऋषभ पंत को भी पता है कि T20 में उससे तो जिंदगी में बैटिंग होता नहीं, और ना ही हुआ है पास्ट में, तो इससे बेटर समाज को ही भेज देता हूं। ठीक है, तो इधर एक बहुत बड़ा गलती हो गया। अब एलएसजी धीरे धीरे फिसल रहा है पॉइंट टेबल पे। ठीक है, और अगर इधर से हर एक बैट्समैन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो एलएसजी क्वालिफाई तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कितने मैचेस हुआ है अभी, मतलब पिछले 3 मैच पे देख लो जहां पे निकोलस पुरन बैट से रन नहीं बनाए, 3 मैच में इनका हाल क्या हो गया। इसलिए आप समझ में आ रहा ना कि जीटी की जो टॉप 3 है, ये लोग क्या कर रहे हैं जीटी के लिए। जब से निकोलस पुरन का बैट से कंट्रीब्यूशन बंद हो गया पिछले 3 मैच पे, एक सीएसके, एक आरआर और आज का मैच, तब से लेके अभी तक 20 ओवर में एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि 9 के रन रेट से बैटिंग किया इन्होंने, एक भी टाइम। लास्ट मैच में तो इतना भी रन नहीं बनता है, लास्ट मैच में 160 रन भी नहीं बनता अगर अब्दुल समद लास्ट ओवर में 27 रन नहीं मारता तो आरआर के अगेंस्ट। जब से निकोलस पुरन का बैटिंग चल नहीं रहा है, तब से लोग जो T20 वाला फ्लेवर है, वो रन रेट है ही नहीं उनके पास। 6, 7, 7, 7.5 के रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं लोग। समझ लो, एक निकोलस पुरन खत्म तो इनका बैटिंग ही खत्म हो गया, बहुत ही खराब बैटिंग। और इधर से क्या कर सकते हैं मुझे पता नहीं। ऋषभ पंत, उससे तो बिल्कुल भी बैटिंग नहीं होता है। ठीक है, इस साल अभी तक 9 मैच हो चुका है, 9 मैच पे 106 रन, 13 का एवरेज, 96 का स्ट्राइक रेट। 96 का स्ट्राइक रेट, 9 मैच हो चुके हैं, 9 मैच, और 106 रन में तो 60-62 रन सीएसके वाले मैच पे आ गया था। तो बाकी 8 मैच में उसने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। और एक चीज, मतलब इसने मैक्सवेल को भी पीछे छोड़ दिया है। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो प्लेयर है, क्या नाम है उसका, आयुष बदूनी। आयुष बदूनी एक ऐसा बैट्समैन है जो ऐसे सिचुएशन पे आके, ऐसे प्रेशर में आके वो हमेशा अच्छा करेगा, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है। आयुष बदुनी को इनिंग्स बिल्ड करना बहुत अच्छे से आता है, प्रेशर को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आयुष बदुनी वो बैट्समैन है ही नहीं ना जो 190 200 के स्ट्राइक रेट से 60-70 रन बना देगा, जो बड़े बड़े छक्का मारेगा। सिर्फ आयुष बदुनी वो बैट्समैन नहीं, उसका वो लिमिटेशन है। तो आयुष बदुनी का रोल है कि वो आए, इनिंग्स को बिल्ड करे, एक बैट्समैन का साथ दे। तो आयुष बदुनी जब जब क्रीज पे होगा, जो उसके साथ पार्टनर होगा, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेले। आयुष बदुनी एक तरफ से वो मेक श्योर करेगा कि मैं विकेट नहीं गिरने दूंगा, आप थोड़ा मारने जाओ, लेकिन वो कौन है? वो तो T20 आते नहीं खेलना, डेविड मिलर। 1 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में स्ट्राइक रेट 118 का, 1 साल हो गया डेविड मिलर का T20 में स्ट्राइक रेट। आज के दिन 15 बॉल पे 40 नॉट आउट, आउट नहीं हुआ, 15 बॉल पे 40 नॉट आउट, 93 का स्ट्राइक रेट। इस साल आईपीएल में 123 का स्ट्राइक रेट डेविड मिलर का। मतलब खत्म है इधर। फिर तो अगर आपके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन का ये हाल है, तो फिर आप कहां से मैच जीतोगे? मतलब एक निकोलस पुरन का विकेट ही भेजना था उनको, फिर एक बार निकोलस पुरन आउट तो खत्म, तो खत्म हो गया ये चीज। ठीक है, एक बार एलएचजी का बैटिंग कॉलम्स देख लो। आज 11th ओवर तक सब कुछ सही चल रहा था, 98 फॉर 1, मतलब 8.9 का रन रेट था। 8.9 इस पिच पे जब 9 विकेट हाथ में, इस ब्यूटीफुल रन रेट है ना। मतलब लगा कि बेहतरीन स्टार्ट दिया है मिशेल मार्श, मार्करम ने मिलके। ठीक है, और साथ में निकोलस पुरन आया था तब सिर्फ। ठीक है, 11th ओवर पे 98 फॉर 1। उसके बाद अगले 9 ओवर पे सिर्फ 61 रन, 54 बॉल पे 61 रन। और ऐसा नहीं है कि 8-9 विकेट लगातार गिर गया, विकेट उतना तक गिरा भी नहीं था, लेकिन इनके जो बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, इनके पास इंटेंट कहां है? और इंटेंट कहां से आएगा? कोई फॉर्म में तो नहीं है, कोई फॉर्म में है ही नहीं। ये जो चीज मैं कह रहा था शुरू से, जब अच्छा कर रहा था एलएसजी, कि सिर्फ 2 विकेट चाहिए, एक मिचेल मार्श को आउट कर दो, एक निकोलस पुरन को आउट कर दो, फिर जो रन रेट से एलएसजी चल रहा है, वो रन रेट से एलएसजी कभी बैटिंग कर ही नहीं पाएगा। मैं लिख के सकता हूं, 2 हफ्ते पहले कहा था। और अब जब निकोलस पुरन चल नहीं रहा है, खत्म है। थोड़ा सा शुरू से शुरू करते। पावर प्ले में एलएसजी का स्कोर था 51, और लगातार बेहतरीन स्टार्ट दिया उन्होंने, कोई रिस्क नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और इस पिच के हिसाब से बहुत अच्छा स्टार्ट था। ठीक है, वो
कभी भी 220 230 वाला पेस था नहीं, ठीक है। फिर आज अक्षय पटेल ने जिस तरह से खुद को यूज किया मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 ओवर शुरू में आके डाल दिया, पहला ओवर उसने स्टार्ट किया, लगातार 4 ओवर डाल के चला गया। एक बहुत ही स्मार्ट था, हालांकि उसको विकेट नहीं मिला, लेकिन कोई बैट्समैन उसके अगेंस्ट ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहा था। 4 ओवर में कितने 29 रन दिया, विच इज फेयर एनफ। क्योंकि अगर इस साल अक्षय पटेल का फॉर्म देखो बॉलिंग से, ज्यादा विकेट ले नहीं रहा है। कितना विकेट लिया, शायद 1 या 2 विकेट लिया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद एक भी नहीं लिया होगा, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है। एक लिया होगा, ठीक है। विकेट तो नहीं ले रहा है और रन भी दे रहा है, ठीक है। तो अक्षय पटेल ने सोचा कि मैं, अगर मेरे खिलाफ आप लोग मार नहीं रहे हो, कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, तो मैं 4 ओवर इधर डाल दूंगा। दिल्ली का जो एक प्रॉब्लम था पिछले शुरू में, अगर देखो अक्षर पटेल क्योंकि थोड़ा मार कर रहा था, वो कभी भी अपना 4 ओवर का कोटा कंप्लीट नहीं किया था। कभी 3 ओवर डालता था, कभी 2 ओवर डालता था। 4 ओवर बहुत कम टाइम अक्षर पटेल ने इस साल डाला आईपीएल में, ठीक है। तो क्या होता था, आपको विप्रेश निगम को एक एक्स्ट्रा ओवर देना पड़ता था। अगर विप्रेश निगम मार भी खा रहे तो एक्स्ट्रा ओवर देना पड़ता था। अगर कोई पेसर मार भी खा रहा है, चाहे वो मोहित शर्मा हो, चाहे वो मुकेश हो, उसको एक एक्स्ट्रा ओवर देना पड़ता था, और वो ओवर डेथ पे आ रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली थोड़ा बहुत रन कंसीड करता बाद में, इवन आफ्टर द फैक्ट कि शुरू में अच्छा करते थे। तो अक्षय पटेल ने इसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से रेक्टिफाई किया कि शुरू में मैं 4 ओवर डाल देता हूं, अगर ये लोग मेरे अगेंस्ट रिस्क नहीं ले रहे, तो फिर अगर विप्रेश का एक से ज्यादा ओवर मार खा रहे विप्रेश, तो विप्रेश को मैं सेकंड ओवर नहीं दूंगा, और जरूरी भी नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने 4 ओवर डाल दिए। मेरे हिसाब से बहुत ही स्मार्ट प्ले था। हालांकि एक चीज जो मुझे अजीब लगता है कि कुलदीप यादव का जो यूज है इस पूरे साल, इस सीजन में जो यूज किया है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है मेरे हिसाब से। अगर कुलदीप यादव किसी की टीम से खेल रहा है, तो उस टीम का कैप्टन हमेशा सोचता है, अगर विकेट नहीं गिर रहा है, बहुत टाइम हो गया हमने एक भी विकेट नहीं लिया, तो हमेशा वो कैप्टन सोचता है कि मैं कुलदीप को कब बॉल दूं। मतलब कैप्टन पागल हो जाता है कि कुलदीप को दे दूं। अगर कुलदीप की जगह वरुण होता टीम में, सेम, कि वरुण को बॉल दे दो, वरुण को बॉल दो, विकेट लेके दे, ठीक है। लेकिन अक्षर पटेल का सोच बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अभी तक कितना 8 मैच खेला है दिल्ली ने, शायद 8 मैच में ये रहा है कि कुलदीप थोड़ा बहुत लेट ही आता है। आज भी कितना 11th ओवर शायद कुलदीप का फर्स्ट ओवर था, तो इन्होंने अलग तरह से कुलदीप को यूज करा कि मिडिल ओवर और डेथ पे कुलदीप को यूज करेंगे, ताकि कोई पावर हिटर रहे, कोई अच्छा बैट्समैन रहे जो लास्ट में आके बड़े शॉट खेल सकते, उसको कुलदीप रोक के दिखा दे। जो काम अभी तक अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता है कि एक भी विकेट नहीं गिरा, मतलब हिम्मत की डांट देना पड़ेगा, फिर भी कुलदीप को इंट्रोड्यूस तो नहीं किया, ठीक है। फाइनली 10th ओवर में चमीरा आके इसको आउट करते हैं, मार्करम को, ठीक है। स्लॉट का ही बॉल था, ड्राइव करता है, सीधा स्टब्स के हाथ में मारता है। अब मुझे एक चीज पता नहीं कि नटराजन इस टीम में क्यों नहीं है, ठीक है। ये लोग कभी भी एक तो स्टेटमेंट बनता ही है कि आप कह दो कि वो इंजर्ड है, ठीक है, पता भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने नटराजन को शायद प्रैक्टिस नेट्स पे भी इतना देखा नहीं हूं, तो मुझे तो लगता है कि इंजर्ड ही होगा, वरना उसको नाक लेने का कोई लॉजिक मेरे से बनता नहीं है कि चमीरा उसके ऊपर खेल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। खैर सब कुछ सही चल रहा था। अब आता है 12th ओवर, जहां से मैच चेंज हो गया। स्टार्क का था वो ओवर। पहले स्टार्क क्या करता है, एक स्लोअर कटर डालता है, शॉर्ट बॉल, जहां पे निकोलस पुरन पुल करने जाता है, हुक करने जाता है, दोनों पैर हवा में रहता है, और वो इंसलेज लेके बोल्ड। सेम तरीके से निकोलस पुरन अपने करियर में बहुत बार आउट हुए। अगर आपको मुंबई वाला मैच भी याद होगा, जहां पे हार्दिक पांड्या उसको सेम ऑफ कटर बाउंसर डाला था, शॉर्ट बॉल डाला था, उधर भी उसने हुक शॉट ही खेला था, पुल ही किया था, उधर भी दोनों पैर हवा में होता है एक साथ, और टाइम नहीं कर पाया था। वो कैच था शायद, शॉर्ट फाइन में कैच था। आज भी दोनों पैर हवा में था, इंसलेज लगा, बोल्ड है। तो वो चीज निकोलस पुरन को देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेजर प्रॉब्लम है। अगर एक चीज बार बार रिपीट हो रहा है तो देन इट्स ए प्रॉब्लम। फिर उस ओवर में सिर्फ 3 ही रन देता है शायद मिचेल स्टार्क, 1 रन देता है सिर्फ मिचेल स्टार्क 12th ओवर में। इधर से पूरा मैच चेंज हो गया, ठीक है। फिर आता है मुकेश, मुकेश मैकग्राथ। पहले अब्दुल समद को एक शॉर्ट बॉल डालते हैं, अब्दुल समद वो शॉट बहुत जल्दी खेल जाता है, बैट पहले आ जाता है, कॉट एंड बोल्ड, बहुत अच्छा कैच था मुकेश का। फिर उसी ओवर पे एक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाल के, जो बहुत अच्छा बॉल था, मिचेल मार्श को बोल्ड कर देता है। एक बैट्समैन था जो सेट था, बहुत लंबे टाइम पे बैटिंग कर रहा था, अच्छे टच पे लग रहा था, और मिचेल मार्श अगर 20 ओवर तक खेल जाता, तो शायद ये टारगेट बहुत ज्यादा हो सकता था। मिचेल मार्श को बोल्ड कर दे, एक ओवर में समाद खत्म, मार्श खत्म, जो इनफॉर्म प्लेयर है, चारों के चारों बैट्समैन वापस, खत्म मैच उधर ही। आउटस्टैंडिंग ओवर था मुकेश का वो ओवर। उसके बाद किसी से कुछ हुआ नहीं, अब इनको मजबूरी में आयुष बदनी को भेजना पड़ा। अब मुझे एक चीज बताओ कि आयुष बदनी वो प्लेयर है जो डेथ पे आके बैटिंग करेगा, है ना। आयुष बदनी कितने 15th ओवर में आयुष बदनी बैटिंग करना है ना, 15th ओवर में। क्या आयुष बदनी वो बैट्समैन है जो 15 से 20 5 ओवर में रन बना के देगा आपको? वो अच्छा बैटिंग कर लेगा, लेकिन वो रोल उसका नहीं है ना। आप तो एक तो आपके टीम के साथ आप गलत कर रहे हो, जिसका भी कॉल है, चाहे वो जस्टिन लेंगर का कॉल हो, जाहिर का कॉल हो, ऋषभ पंत का कॉल हो, मुझे नहीं पता कौन ये कॉल ले रहा है, ठीक है। आप टीम के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हो, ना ही आप आयुष बदनी के टैलेंट को जस्टिफाई कर रहे हो। वो 15 से 20 तक वो क्या कर लेगा? वो अपना नेचुरल गेम तो चेंज नहीं कर सकता ना, जो वो कम से कम अब पिछले 15-16 ईयर्स में खेल के बड़ा हुआ है, उसका भी एक स्ट्रेंथ है ना। वो उसको क्रॉस करके कुछ अलग तो नहीं कर देगा ना एक मैच पे आके। आप आयुष बदनी को ऊपर भेजते, वो इनिंग्स को बिल्ड करता, शायद मिचेल मार्श को एक पार्टनर मिल जाता,
आपने वो भी नहीं किया। जो समाज शायद 16th ओवर में 15th ओवर में आके अच्छा कर सकता था, आपने वो भी नहीं किया, उसको आगे भेज दिया 12th ओवर में। तो पूरा का पूरा जो ब्लंडर था बहुत ही मतलब बहुत ही वाहियात ब्लंडर था, रबिश था बहुत ही, ठीक है। मतलब मैं तो बिल्कुल खुश नहीं था कि अगर आपने वो कॉल लिया है कि आयुष बदोनी को हम प्लेइंग 11 में नहीं रखेंगे, कोलैप्स होगा तो ही उसको बुलाएंगे, है ना। और ये कोलैप्स कोलैप्स नहीं था, ऋषभ पंत फिर क्यों है टीम में? अगर 3-4 विकेट ही गिराए उसके बाद भी ऋषभ पंत की हिम्मत नहीं है कि 15th ओवर में बैटिंग करना है, फिर वो है ही क्यों? फिर भी आपको आयुष बदोनी को बुलाना पड़ रहा है। आयुष बदोनी ज्यादा एफर्टलेस से छक्का मार सकते कि ऋषभ पंत? थोड़ा-सा तो कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा ना, ये कौन-सा मतलब बहुत ही वाहियात लगा मुझे चीज़। और मुझे तो दुःख आयुष बदोनी के लिए होता है ना? कि वो फिर उसका क्या रोल है इस मैच पे? 15 से 20 में वो क्या कर लेगा? फिर भी उसने अच्छा बैटिंग करके क्या है? लेकिन मेरा मानना ये है ना, कल अपने केकेआर को देखा होगा, रघुवंशी को लास्ट में भेज रहे हैं। कुछ मतलब नहीं है, इससे बेटर है कि आप ड्रॉप कर दो इन्हें। ड्रॉप कर दो, इम्पैक्ट में खिला रहा है तो ड्रॉप कर दो, और कोई ज़रूरत नहीं है 7-8 नंबर शार्दुल ठाकुर को भेज दो इससे बेटर। वो बेटर रहता, इसके बाद कुछ था नहीं। हालाँकि बदोनी का एक अर्ली कैच शायद बदोनी 14 पे था या 15 पे था, जहाँ पे ड्राइव कट करते हैं स्वीपर कवर पे, स्वीपर कवर से भाग के आता है, स्टब्स था, वो कैच छोड़ दिया। बहुत ईज़ी कैच था, सिटर था, स्टब्स के लिए तो बहुत ईज़ी कैच था, वो इतना अच्छा फील्डर है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती इस साल आईपीएल में, मेरे हिसाब से तो आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कैचेज़ एक सीज़न में इसी साल ड्रॉप हुए, और इतने सारे ईज़ी कैचेज़, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, इतनी ईज़ी कैच, अच्छे-अच्छे फील्डर्स ड्रॉप कर रहे हैं, बहुत ईज़ी कैच था वो। उसके बाद मारा, लेकिन कितना ही चलेगा आयुष बदोनी 21 बॉल पे 36, हालाँकि उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। और अगर आयुष बदोनी को आप 12th ओवर में भेजते जहाँ पे आप समर्थ को भेजा था, शायद ये मैच का रिजल्ट भी कुछ और हो सकता था, ठीक है? बहुत ही खराब था कैप्टेंसी जो भी है, जिसका भी मैनेजमेंट का जिसका भी डिसीजन है, बहुत ही घटिया डिसीजन था, बहुत ही घटिया। ऋषभ पंत आता है, ऋषभ पंत जाता है, 2 बॉल खेलता है, 0 बनाता है, क्या शॉट खेलता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। 159 बनाता है, 159 एक टाइम पे 98 फॉर 1 था 11 ओवर के बाद, ठीक है? उसके बाद भी 159। मुकेश 4 ओवर पे 33 देके 4 विकेट, बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया है। हालाँकि उसका लास्ट ओवर इतना खास नहीं था, जहाँ पे वो फुलर लेंथ और स्लॉट पे बॉल डाल रहा था। यॉर्कर ट्राई नहीं कर रहा था, थोड़ा ऑफ कटर पे आ गया था, और ये चीज़ शायद कमेंट्री में माइकल क्लार्क कह रहा था कि साइमन केटिच कह रहा था, मैं एग्ज़ैक्टली बोल नहीं पा रहा हूँ। दोनों का वॉइस इतना सेम है कि मुकेश को अगर थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग मिल रहा था, क्योंकि अगर अपने मिचेल मार्श का भी बॉल देखो, थोड़ा बहुत स्विंग मिल रहा है उसको, तो उसको शायद थोड़ा सैलावे यूज़ करके अपने स्ट्रेंथ को बैक करना चाहिए था कि यॉर्कर डालो, थोड़ा बहुत फुलर लेंथ पे बॉल डाल दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एलएसजी कितना ही बैटिंग कर लेता। सबने अच्छा बॉलिंग किया, थोड़ा बहुत विप्रेश निगम थोड़ा बहुत मार खाया है, लेकिन एक ही ओवर में मार खाया है, तो उसको 2 ओवर देना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आज अक्षर पटेल पहले 4 ओवर डाल चुका था, जो मेरे हिसाब से बहुत ही स्मार्ट कैप्टेंसी था। तो ये कहना तो बनता है कि जो एलएसजी के बैटिंग का तंबू है, वो निकोलस पुरन की बम्बू पे खड़ा है। अब जब दिल्ली चेस करने आते हैं, उनको कुछ ट्राई करने का जरूरत भी नहीं था, 160 टारगेट था, आप आराम से बैटिंग कर सकते थे, और दोनों बैट्समैन ने स्टार्ट भी अच्छा ही दिया था। लेकिन 4th ओवर लेके आते हैं मार्करम, करुण ने थोड़ा सा रूम बना के खेलने की कोशिश करते हैं, मार्करम उसको फॉलो करता है, शॉर्ट बॉल था, बैकफुट पे खेलने का ही बॉल था, बैकफुट पे खेलने का बॉल को मिस किया, बॉल थाई पे लग के फिर स्टंप पे जाके लगा। करुण नेर से मुझे एक ऐसा फीलिंग आ रहा है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, कि वो ज्यादा ही चाहता कि वो रन बना ले, रन बना ले, रन बना ले, मतलब एक ऐसा थॉट प्रोसेस लेके आया है कि मुझे लोगों को ज्यादा ही इंप्रेस करना है, कि जोर से मतलब मैं ये बोल दूं सबको कि आई एम बैक, है ना। मतलब कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है कि लोगों को कैसे इंप्रेस किया जाए, कैसे मैं हेडलाइन में आ जाऊं कि अभी से इधर से मुझे आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो। उस प्रोसेस में ना वो थोड़ा सा रश में लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि आज एक ऐसा दिन था जहां पे आप पे कुछ प्रेशर था ही नहीं, आपको 160 बनाना था, और जो बैट्समैन आप हो करुण नेर, आपके लिए तो मतलब ये परफेक्ट सिचुएशन है, मतलब ऑलमोस्ट टेलर मेड सिचुएशन है, आपको कुछ करना चाहिए नहीं। आपको अगर इधर से एक मौका था कि आप रन ए बॉल खेल के भी 60-70 रन का इनिंग्स खेल सकते थे, या फिर अगर आप विकेट टेकिंग डिलीवरी पे आउट हो जाते तो अलग चीज होता। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा कि उनको थोड़ा सा नर्व को कंट्रोल करना चाहिए, इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि मतलब इतना ही इंप्रेस कर दो कि अभी इंडियन टीम में मौका मिल जाए, मिल जाएगा। मुझे लगता है आप अच्छा कर रहे हो, आज भी बहुत अच्छे टच पे था, कुछ शॉट्स बहुत अच्छा खेला है, लेकिन थोड़ा जल्दी में लग रहा है पिछले 1-2 मैच से मुझे, है ना? इससे बेटर तो आप रन आउट ही हो जाते, ठीक है? पावर प्ले में 54 फॉर 1, कुछ टेंशन ही नहीं था। केएल राहुल और अभिषेक पुरी ने बहुत ही कामली, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग किया दोनों ने। दोनों है तो बहुत ही खूबसूरत बैट्समैन। केएल राहुल ने कुछ कदमों का इस्तेमाल करके स्पिनर को, जो टिपिकल केएल राहुल है, ऐसा बैटिंग किया। दोनों के बीच एक 69 रन का पार्टनरशिप होता है 49 बॉल पे, ठीक है? आराम से बैटिंग किया, कुछ हड़बड़ी नहीं है। फाइनली मार्करम के एक स्लॉट के बॉल को अभिषेक पोरेल अक्रॉस द स्टंप खेले जाता है, सीधा डीप मिडल के हाथ पे मारता है। बहुत अच्छा नॉक उसका भी था। फाइनली एक अच्छे स्टार्ट को उसने कन्वर्ट किया है, जो हो नहीं रहा था पिछले कुछ मैचेस पे। स्टार्ट तो हमेशा वो अच्छे देते हैं मोस्टली। हालांकि मैं शॉट से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो खुद भी खुश नहीं था। अगर आप देखो, जो अभिषेक पोरेल चल के जा रहा था, पूरे टाइम वो अपने हेलमेट पे पंच कर रहा था, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि वो विकेट टेकिंग डिलीवरी बिल्कुल नहीं था। एक स्लॉट का बॉल था। दूसरा, जब आपके पास स्ट्रेट बैट से इतने अच्छे शॉट्स है, और वो शॉट आप स्ट्रेट बैट से भी खेल सकते हो, तो आप अक्रॉस द लाइन खेलने क्यों जाओगे?
वो एक मेजर गलती। और अभिषेक पोरेल अगर पिछले साल का भी देख लो और इस साल भी 1-2 मैच में एक गलती उसने किया है कि ज्यादा ही अक्रॉस द स्टंप खेलने जाते हैं, जिस बॉल पे अक्रॉस द स्टंप खेलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अक्षर पटेल आता है, जरूरी था कि जैसे और एक विकेट ना गिरे, कि जो गलती एलएसजी ने की है वो दिल्ली ना करे। अक्षर पटेल आया है, रवि बिश्नोई के साथ वो ओवर था जहां पे 1-2 छक्का मार के मैच उधर ही पूरा डेड कर दिया था। केएल राहुल और एक 50 मार के जाता है और टिपिकल केएल राहुल इनिंग्स था, कुछ मतलब रश पे नहीं था। जब खराब बॉल मिला मारा, या फिर स्ट्राइक का रेट किया अभिषेक पोरेल को दिया, स्ट्राइक का रेट किया अक्षर पटेल को दिया, कुछ हड़बड़ी नहीं है, आराम से 50 मारा है। और यही चाहिए था ना इस मैच पे कि एक एंड से एक सेट बैट्समैन एंड तक रहे, कि कोई भी कोलैप्स ना हो, कुछ ना हो, ठीक है। केएल राहुल ने ये तो दिखा दिया है कि एलएसजी में आके एलएसजी के अगेंस्ट एक एंकर इनिंग्स खेल के चला गया, और ये भी प्रूव कर दिया कि टी20 में बैटिंग करना भी आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एंकरिंग और मारने के चक्कर में ऐसा ना हो किसी को बैटिंग ही ना आता, ठीक है। गोइंग का साहब तो देख ही रहे, केएल राहुल एटलीस्ट रन तो बना रहे है ना, चाहे जैसे भी बना रहे और अच्छा खेल रहे हैं सिचुएशन हिसाब से, हर एक रोल को बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं इस साल केएल राहुल। सीएसके वाला अगर आप नॉक देख लो, कितना 73 शायद 78 जो भी है जितना बनाया था चेपोक में, अगर वो नॉक देख लो बहुत ही अच्छा नॉक था। उधर भी वो भी पिच ऐसा नहीं था कि 200 वाला पिच था, फिर भी उसने बहुत अच्छा बैटिंग किया, अकेले एक तरफ से लगा हुआ था, स्पिन को बहुत अच्छा खेला उस दिन भी। फिर एक नॉक अगर जीटी वाला लास्ट मैच देख लो, हाँ, जहां पे ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइकर से अच्छा बैटिंग कर रहा था, वो तो एक बेहतरीन बॉल डाला था प्रसिद्ध कृष्णा, यॉर्कर गिर गया, आउट हो गया बेचारा, लंगड़ाते गया वापस, ठीक है। अच्छा बॉल था, तो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा है, ऐसा नहीं कभी ज्यादा ही स्लो खेल गया या फिर ज्यादा ही रश पे लगाए, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आज भी खेले। अक्षर पटेल ने अच्छा बैटिंग किया आज के दिन, 20 बॉल पे 34, मैच उधर ही खत्म। दिल्ली के लिए अभी के लिए तो बहुत सब कुछ स्मूथ चल रहा है, 2 मैच हार गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लगता है अभी दिल्ली और जीटी आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं, इधर से क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आरआर जैसा ही होगा, है ना। आरआर कैसा है, एक साल हुआ था ना कि पूरा टॉप में था आधे टाइम तक, फिर नीचे आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके लिए कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत स्मूथ चल रहा है, जो भी चलो, भी फैफ नहीं है इस टीम पे अभी, ठीक है, नटराजन भी नहीं है इस टीम पे। एलएसजी के लिए मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है। एक तो पहले उनको उनका प्लेइंग 12 चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्लेइंग 12 चेंज करेगा तो कैप्टनसी कौन करेगा? सबसे वीकेस्ट लिंक तो वही है ना जो कैप्टन है। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऋषभ पंत को कैप्टनसी, हालांकि उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा किया है इस सीजन में, आज के मैच जाने दो, अभी तक बहुत अच्छा किया, डिसेंट कैप्टनसी की है, लेकिन बैट से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। आप मिचेल मार्श, मार्करम और निकोलस पुरन को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। निकोलस पुरन कोई एलियन तो नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक मैच में निकोलस पुरन को जीता जाए, ठीक है। मार्च कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मार्करम कंट्रीब्यूट करे, और ये पिच ऐसा नहीं था कि मार्च से आप एक्सपेक्ट करते हैं 200 के स्ट्राइकर से 60-70 बना के देगा, फिर भी वो अच्छा बैटिंग कर रहा था। फिर आप आयुष बदनी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो आता ही है ऐसे सिचुएशन पे जहां पे ऑलरेडी आपको चाहिए कि एक कोई पार्टनरशिप बिल्ड करे, तो वो तो अपना काम अच्छा कर रहा है, ना ही आप सामंत को ब्लेम कर सकते हो, ठीक है। फिर कौन 2 बैट्समैन बचा रहेगा? एक ऋषभ पंत, एक डेविड मिलर, जो आपकी टीम के सबसे वीकेस्ट लिंक है, तो इन दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं, इंपैक्टफुल नॉक खेलना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा करोगे बैटिंग से। बॉलिंग से आप एक मैच जीत गए थे आवेशकर की ब्रिलियंस से, और बहुत सारे अच्छे बॉलर्स ने आपको बॉलर मैच बना के दिया है, लेकिन फिर इतने ही कम रन बनाओगे हर एक मैच में, जहां पे निकोलस पुरन का रन ही नहीं बन रहा है, अब 160, 159, 165 पे रुक जाओगे, तो बॉलर्स क्या कर लेगा बार बार? पॉसिबल नहीं है ना कि बार बार बॉलर्स 150 160 डिफेंड कर लेगा। तो मैं बॉलर्स को अभी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इससे अच्छा बॉलिंग ऑब्वियसली हो सकता था, ठीक है, शार्दुल ठाकुर थोड़ा बेटर बॉलिंग हो सकता, लेकिन शार्दुल ठाकुर कभी ना कभी तो मार खाएगा। तो मैं बैटिंग पे 2 वीकनेस देख रहा हूँ, एक ऋषभ पंत खुद, एक डेविड मिलर, और दोनों ही बैट्समैन ऐसा है कि आप ड्रॉप नहीं कर सकते, इनको ड्रॉप करके लाओगे कौन? कौन है ऐसा बैच पे जो अच्छा कर सकता है इनके जैसा? ऋषभ पंत का तो ड्रॉप करना बनता ही नहीं है, और ना ही डेविड मिलर को आप ड्रॉप कर पाओगे, ठीक है। आपके पास मतलब फिर क्या शहबाज आके इतना अच्छा खेलेगा? मतलब डेविड मिलर का रेपुटेशन भी तो इतना बड़ा है कि आके अच्छा कर लेगा, और क्या पता अंडर प्रेशर डेविड मिलर कभी आके अच्छा कर भी ले। जब जब मैं किसी को ब्लेम करता हूँ वो फॉर्म में आ जाता है, लेकिन ऋषभ पंत का पता नहीं, ऋषभ पंत शायद फॉर्म में नहीं आएगा। डेविड मिलर आ सकता है, डेविड मिलर क्योंकि वो बड़े मैच का प्लेयर है, वो अंडर प्रेशर कभी आके अच्छा करके जा सकता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 12 में मतलब एक चेंज होगा कि मयंक यादव का आप ला सकते हो, शायद किसकी भी जगह हो वो आ सकता है। बैटिंग से शायद ये लोग चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब शहबाज अहमद को शायद वो ट्रस्ट नहीं दे रहा है वो, ठीक है, जो भी है, लेकिन एलएसजी का शायद वो टाइम आ गया, अगर इधर से पिक नहीं करेगा, अगर एक मैच और लगातार हार जाएगा तो फिर क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।